हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चालाक बहू और महाचालाक सास। लाजो जी को रितिका का यूं उठकर जाना अच्छा नहीं लगा था। प्रथम की शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी तो मैडम जी का मन मस्ती करने में ही रमा हुआ था। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी का क्या बुढ़ापे में संभालोगी? हद हो गई है, तो इतनी जिद्दी लड़की आज तक नहीं देखी है उन्होंने। वो तो रितिका बहू है, इसीलिए लाजो जी उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती, वरना ऐसा अगर किया करती तो वे एक चाटा ऐसा जड़ती कि उसे नानी याद आ जाती। मगर बहू के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। लोग कहते हैं कि बहू बेटे में फ़र्क करते हैं। लोग सही कहते हैं, बिल्कुल फ़र्क करते हैं। लाजो जी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे मन महसूस कर रह जाती हैं कि जिस तरह वह अपनी बेटी को डांट सकती हैं, उस तरह वो बहू को नहीं डांट सकती। कोर्ट कचहरी का डर और सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल जो है ले देकर वे अपनी भड़ास अमोलक जी पर ही निकालती हैं। नज़ला उधर ही गिरना तय था सो गिरा। नदी तो सागर में ही गिरती है ना। ये अब सब अब के कारण हो रहा है। अमोलक जी चौंकते हुए बोले, अब इसमें मैं कहाँ से आ गया मैडम जी? अब मैंने क्या किया है? आप कुछ कहते क्यों नहीं रितिका को? ये सब आपके लाड़ प्यार का परिणाम है। उसी से ही बिगड़ी है ये रितिका। मेरे लाड़ प्यार का? ऐसा मैंने क्या लाड़ प्यार दे दिया इस बेचारी को? देखा, आप उस बेचारी समझते हैं, यही तो लाड़ प्यार है। और कुछ प्रमाण चाहिए अब? अमोलक जी अब थोड़े तेज में आ गए थे। झूठा आरोप उन्हें सहन नहीं होता था। लाजो जी बात का विरोध करते हुए बोले, देखो, मुझसे इस तरह की फालतू बातें मत किया करो। अगर तमीज़ से बात करनी है तो करो, अन्यथा चुप रहो। आज तो अमोलक जी अपने स्वभाव के विपरीत जाकर लाजो जी को डांट दिया था। लाजो जी हतप्रभ रह गईं। आज तो उल्टे बाज बरेली को जा रहे थे। इससे ज्यादा अपमानजनक बात और क्या हो सकती है? पति तो होता ही इसीलिए है कि वे पत्नी के हाँ में हाँ मिलाए। जैसा पत्नी कहे वैसा करे, और यदि काम बिगड़ जाए तो दोष अपने सिर ओढ़ ले। जब पत्नी उसे डांटे तो वह चुपचाप डांट खाता रहे। लेकिन आज तो उल्टी गंगा बहने लगी थी। अंतिम हथियार आजमाते हुए लाजो जी बोली, मैं तो ऐसे ही बकबक करती रहती हूँ दिन भर। मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? मेरे होने या न होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? एक में ही सीधी साधी सी मिल गई। आपको इसलिए हरदम डांटते रहते हो मुझको। कभी रितिका को डांट कर दिखाओ तो जाने। मैं इस घर के लिए जितना कर रही हूँ ना, उतना कोई करके तो दिखाए। और फिर भी मेरी हैसियत क्या है इस घर में? नौकरानी की भी हैसियत होती है, पर मेरी तो उतनी भी नहीं है। और लाजो जी की आंखों से अजस्र गंगा जमुना बहने लगी। वैसे तो पुरुष थोड़े कठोर होते हैं, मगर पत्नी के आंसू देखकर वे मोम बन जाते हैं। पत्नियों के पास यह है ब्रह्मास्त्र होता है, और इसे कभी भी काम में लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आज तक कभी भी खाली नहीं गया। लाजू जी की आंखों से जो बाढ़ आई थी, वह अमोलक जी की कठोरता को बहा कर ले गई। अपने शब्दों को कोमल बनाते हुए वो कहने लगे, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो और ये बताओ कि मुझसे तुम चाहती क्या हो? सुबकते हुए लाजो जी कहने लगी, थोड़ा सा जहर ला दो मुझे और खिला दो, बस इतना सा काम कर दो। आपको भी मुझसे मुक्ति मिल जाएगी और मुझे इस घर से। पति पत्नी की लड़ाई का आखिरी पड़ाव ये मुक्ति ही होता है। हर पत्नी ये मानकर चलती है कि उसका पति उसे इतना तंग आ गया है कि वह अब उससे मुक्ति चाहता है। वह अच्छी तरह जानती है कि उसने उस गरीब को इतनी तंग करके रख दिया है कि उस बेचारे की सोचने समझने की क्षमता ही अब खत्म हो गई है। इतना सब कुछ जानने समझने के बाद भी वे अपने व्यवहार में ज़रा भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं होती है, बल्कि पति से ही कहती रहती है कि जहर ला दो। अरे, जब घर का सारा सामान तुम खुद लाती हो तो जहर की पुड़िया भी ले आओ बाजार से। मगर नहीं, जहर तो पति के हाथ से ही मंगवाएंगी और उनके हाथ से ही खाएंगी, जैसे कि वे करवा चौथ के व्रत में अपने पति के हाथ से ही पानी पीकर व्रत खोलती हैं। यहाँ पर भी वे अपने पति भक्ति का प्रदर्शन करते हुए उनके हाथ से ही जहर खाएंगी, खुद नहीं खा सकती हैं। अमोलक जी इन हथकंडों को भली भांति जानते थे। आखिर 35 सालों से झेलते आ रहे थे बेचारे। हर पत्नी कहती है कि मैं तो बच्चों की खातिर पड़ी हूँ इस घर में, नहीं तो कब की निकल ली होती। लेकिन वह बच्चों की शादी होने के बाद भी पड़ी ही रहती है, निकलती कभी नहीं है।
अमोलक जी ने एक गिलास पानी लाकर अपने हाथ से पिलाया तो लाजू जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिर किला फतेह कर लिया था ना उन्होंने अपनी जीत का। पर कौन नहीं इतराता है, लाजू जी इससे पृथक थोड़े ही हैं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, मुझे तो लगता है कि रितिका की माँ ने इसे कह रखा होगा कि अभी बच्चा नहीं लेना है। यदि दिन भर वह फ़ोन पर उनसे लगी रहती है, क्या बातें करती होगी उनसे ये दिन भर। इसकी गुरु तो वह है, हर लड़की माँ से ही सीखती है। पर शादी के बाद सास ही माँ होनी चाहिए ना। पर नहीं, आजकल की लड़कियां तो सास को पता नहीं क्या मानती हैं। हम तो सास की बातों को भगवान की वाणी समझकर अशरक्ष उस पर अमल करते थे, मगर अब वो ज़माना कहाँ है। मैंने तो टिया को कह दिया है कि शादी के बाद तो अपनी सास को ही माँ समझना, उन्हीं से ही पूछना, उन्हीं से ही सलाह लेना। मगर रितिका तो कभी भी नहीं पूछती मुझसे। इस पर सारा कंट्रोल इसकी माँ का ही लग रहा है। इसकी माँ ने शायद ये सब नहीं सिखाया इसे एकदम करे। क्या रितिका की माँ से बात करे? क्या पता उनसे बात करने से कुछ बात बन जाए। हाँ, सुझाव तो अच्छा है बात करने के लिए। उन्हें यहाँ बुलवाएं या अपने वहाँ चले? लाजू जी कुछ सोचते हुए बोली, उनसे बात करना सही होगा या नहीं? बिल्कुल सही होगा, इसमें गलत क्या है? कहीं रितिका बुरा मान जाए। बुरा मानती है तो मानने दो, जो सही बात होगी वो तो करनी पड़ेगी ना। तो आप बात कर लो उनसे और यहाँ पर बुला लो उन्हें। मैं क्या, मेरी बात करना ठीक होगा? क्यों नहीं, आखिर आपकी समधन जो है वो। नहीं, मेरा बात करना ठीक नहीं होगा। मैं अगर बात करूँगा तो समधी जी से ही करूँगा, समधन जी से नहीं। ये भी ठीक है, तो समधी जी से बात करके शनिवार या रविवार को बुला लो। रितिका को वहाँ गए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। वे इसे ले भी जाएंगे और अपनी बात भी हो जाएंगी। लाजू जी के स्वर में आशा की एक झलक थी और संतोष का एक भाव था। आखिर आज के ड्रामे का कोई परिणाम तो निकला। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी आज की कैसी लगी? आई होप कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।